उत्तर प्रदेश में स्कूलों की मर्जर को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में आज एक डिसीजन लिया गया है, जिसके बाद अभी फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। आने वाले दिनों में 21 अगस्त को अगली तारीख तय हुई है जब इस पूरे मामले को सुनवाई की जाएगी। सीतापुर के एक मामले को मद्देनज़र आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई। गौरतलब है बीते दिनों जब से इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा तेज हुई है, तब से लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। बीते दिनों एक मामले में कोर्ट की तरफ से पहले इसे वैध करार दिया गया था, लेकिन आज सीतापुर के एक मामले के मद्देनज़र इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस फैसले पर फिलहाल अभी रोक लगा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है और इसी के तहत देश भर में संघ की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ मोहन राव भागवत ने संवाद किया। इस कार्यक्रम में दत्तात्रेय होस बोले, कृष्ण गोपाल, बीजेपी के संगठन महामंत्री वीएल संतोष के साथ ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। इसमें अंतरधार्मिक संवाद और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने पर संवाद हुआ और देश में शांति कैसे स्थापित हो, इस मुद्दे पर सरसंघचालक मोहन राव भागवत ने मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श किया और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। और इसी तरीके से देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होना है। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद के भीतर इस वक्त आप संग्राम देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी इस वक्त प्रदर्शन कर रही हैं, हाथों में बैनर सोनिया गांधी के। आप देखिए प्रियंका गांधी भी दिखाई आपको देंगी कि एसआईआर लोकतंत्र पे वार। इसके अलावा तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो संसद भवन के भीतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले, डीएमके की बात कर ले, तमाम सांसदों को आप दिखाई प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे देखेंगे। हाथों में जो बैनर है, पोस्टर है, उसमें लिखा है वोटिंग है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, बंद करो हक छीनने वाला एसआईआर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव आपको दिखाई देंगे, संजय यादव आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। संजय यादव बिहार के आरजेडी के राज्यसभा सांसद है। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए संजय यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कतार बंद होकर इंडिया गठबंधन के तमाम जो सांसद हैं वो संसद भवन के भीतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुल मिलाकर चुनाव आयोग के खिलाफ ये प्रदर्शन है। उनका कहना है कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है वो ठीक नहीं है, जिस तरीके से हो रहा है वो ठीक नहीं है। लिहाजा एसआईआर के मुद्दे पर सदन के भीतर जो है वो चर्चा करवाई जाए और चर्चा के बाद ही जो है आगे इस मामले पर बढ़ा जाए। तो देखने वाली बात यही होगी कि एसआईआर के मुद्दे पर क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, क्या सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है या नहीं। संसद भवन से मोहित राज दुबे, दिल्ली। आज पटना में एनएसयूआई के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्य जो है वो करना था, लेकिन देखिए पटना के इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर सभी लोगों को रोक दिया गया है। राजापुर पुल के पास हम लोग मौजूद हैं, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये सभी लोग विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। एनएसयूआई के छात्र हैं, जमीन पर बैठे हैं। क्यों निकले थे, क्या मांगे थे? हम सरकार से मिलने के लिए, शिक्षा न्याय के तहत हमारे 5 मांगे हैं जिसको लेके हम सरकार से मिलना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चल रहा है और देश में लोकसभा भी चल रहा है। पर जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार उनको न तो लोकसभा में बोलने दे रही है, न विधानसभा में बोलने दे रही है। तो हम बिहार के लोग नीतीश कुमार से उन 5 मुद्दों पे जो बिहार के आने वाले समय में एक बेहतर डेवलपमेंट कर सकती है, अगर उन मुद्दों को लागू किया जाए, उनको लेके हम विधानसभा में नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। मिसाइल की नीति एक मुख्य हमारी जो मांगे हैं, पहले कि सब एससी एसटी जो है उसको लागू किया जाए, जिससे प्राइवेट से जो शिक्षा संस्थान है उसमें एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के लोगों को एडमिशन सुनिश्चित हो। पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा गया है ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो अलग अलग मुद्दे को लेकर यहाँ पर उतरे हुए हैं। पुलिस जो है इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग की गिरफ्तारी भी हुई है। दूसरी तरफ ये तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, शामिल हैं। कांग्रेस के तमाम नेता भी यहाँ पर शामिल है। देखिए किस तरीके से बस में जो लोगों का है वो भरा जा रहा है। एनएसयूआई के
जो छात्र हैं उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से NSUI के छात्रों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। लाठीचार्ज जो है वो यहाँ पर किया गया है। देखिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से NSUI के छात्र जो हैं वो यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। हंगामा जो है वो किया गया है और खास तौर पर जो इनकी मांगे थी उसके बाद ये प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा का घेराव था, इस वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर ले जाया गया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन कराया जा रहा है। अब इसको लेकर एक नया अपडेट आया है। आयोग के द्वारा ये बताया गया है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है उनको 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जो है वो 1 महीने का मोहलत दिया जा रहा है। ये वक्त दिया जा रहा है। इस वक्त में सभी वोटर्स जिनका नाम नहीं जुड़ा है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा ये भी आयोग के द्वारा बताया गया है कि जो पार्टियों के द्वारा अपने लोगों का नाम जुड़वाना हो या उन्हें पता हो कि जिसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं जुड़ा है उसको भी जुड़वाया जा सकता है। इस 1 महीने के अंदर जो ये अभियान चलाया जा रहा है इसमें जो आयोग है उसने ये साफ कहा है कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जो युवा हैं जिनका नाम नहीं बन पाया था, वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा था, या उनका नाम जिनका वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान नाम नहीं आया, सत्यापन नहीं हुआ, वो भी करा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी कराया जा सकता है। तो पूरी तरीके से 1 महीने का वक्त जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है ताकि वो अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव से पहले आने वाले दिनों में योगी सरकार कई सारे नगरों के विकास क्षेत्र की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस प्रक्रिया के शुरू होने से पंचायती जो चुनाव हैं उनकी भी होने में समय लग सकता है। इसके साथ ही साथ तैयारी है कि करीब 97-90 जो नगर पंचायत हैं उनका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, करीब 100 से अधिक उस क्षेत्र को भी विकसित करने की तैयारी है, बढ़ाने की तैयारी है, जो पूरी तरीके से नगर विकास के विभाग में आते हैं। ऐसे में मुख्य सचिव की तरफ से इसे लेकर के पत्र लिख दिया गया है। आने वाले दिनों में जब भी कैबिनेट की बैठक हो भी उसमें भी ये प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह संग के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट 2006 के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इससे पहले 21 जुलाई को हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए उन तमाम आरोपियों को बरी कर दिया था जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा था कि अगर सभी आरोपी बरी हो गए हैं तो फिर ये सीरियल ब्लास्ट किसने किए। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत ही इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद 24 जुलाई यानी गुरुवार के दिन इस मामले की सुनवाई हुई और सरकार ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद इस आदेश पर रोक लगा दी गई। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि इस मामले में जो लोग रिहा हो गए हैं वो अभी वापस जेल नहीं जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस मामले में जो आदेश लिखवाया गया है वो दूसरे मामलों में नजीर नहीं बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने बीते दिनों कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। ऐसे में अब ईडी ने छांगुर बाबा की रिमांड लेने के लिए अर्जी लगाई है। आने वाले दिनों में अर्जी पर मंजूरी मिलते ही ईडी छांगुर बाबा से पूछताछ करेगी। कई 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत तमाम गंभीर मामलों को लेकर के जांच होनी है। ऐसे में इस पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास ईडी करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आगरा धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं वैसे वैसे नित नए खुलासे हो रहे हैं, नित नई परतें खुल रही हैं। अगर इस पूरे धर्मांतरण मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की बात की जाए तो जब उसकी गिरफ्तारी की गई थी तो उस दौरान रोहतक की एक युवती को भी बरामद किया गया था और इस युवती ने अपने 164 के बयान में इस बात को बताया था कि किस तरीके से उसका पहले अपहरण किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसका धर्मांतरण किया गया और उसके बाद उसका निकाह एक मुस्लिम युवक से कराया गया। उस युवती ने बताया कि जब कभी भी किसी हिंदू लड़की को लाया जाता था तो उसका धर्मांतरण किया जाता था, उसके बाद उसका निकाह एक काजी कराता था, जो काजी राजस्थान से आता था और राजस्थान से आने के बाद वो
ये शादियां निकाह कराने का काम करता था। तो पुलिस लगातार इसमें गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खुद मास्टर माइंड अब्दुल रहमान की बात की जाए या उसके बेटे की बात की जाए तो उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। यानी जितने भी लोग इसमें सामने आते जा रहे हैं खुलासे में, उनकी गिरफ्तारियां पुलिस कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है कि नेटवर्क कितना बड़ा। जाहिर सी बात है, विदेश से फंडिंग की जा रही थी, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था। जो मुस्लिम, जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो इस ग्रुप में शामिल थे। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम युवक युवतियों को उसका शिकार बना रहे थे, लोगों को धर्मांतरण करा रहे थे। और उसकी परत तब खुली जब आगरा की 2 बहनों का यहाँ पर धर्मांतरण किया गया और उसके बाद आगरा पुलिस ने तमाम टीमें बनाकर दबिश देना शुरू किया और एक गिरफ्तारी के बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई, तीसरी गिरफ्तारी और अब 13 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए धर्मांतरण मामले में तो लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब एक टीम जो है वो राजस्थान में उस काजी की तलाश कर रही है जो कि लगातार धर्मांतरण के बाद यहाँ हिंदू लड़कियों की निकाह कराने की कोशिश करता था और निकाह कराता था। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद के कविनगर इलाके के अंदर यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने जिस बंगले पर छापेमारी कर हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया था, उस बंगले के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस बंगले पर परसों तक अलग अलग देशों के झंडे लहराते हुए दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब वो सभी झंडे हटा दिए गए हैं। यहाँ तक कि हर्षवर्धन जैन द्वारा रेंट पर इस बंगले को लेने के बाद जो नेम प्लेट अपनी यहाँ पर लगाई गई थी, साथ ही एम्बेसी का नाम लिखा गया था, वो नेम प्लेट भी अब यहाँ से हटा दी गई है, उखाड़ दी गई है। और जो बंगले के असली ऑनर है ये आप देख सकते हैं, सुशील अनूप सिंह, ये इनका बंगला है और 6 महीने से हर्षवर्धन जैन द्वारा इसको रेंट पर लिया हुआ था। ये जानकारी हर्षवर्धन जैन के जो पिता हैं जेडी जैन, उनके द्वारा ही दी गई। उनका कहना था वो अलग रहना चाहता था, इसी वजह से रेंट पर ये बंगला ले रखा था और आलीशान बंगले में रहकर वो फर्जी दूतावास चला रहा था। और जब इस बात की भनक यूपी एसटीएफ को लगी तब नोएडा यूनिट ने यहां आकर छापेमारी की और उसके बाद हर्षवर्धन जैन को हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद जो सामान उसके पास से बरामद हुआ वो चौंकाने वाला था। दरअसल उसके पास से 44,70,000 रुपए कैश और अलग अलग जो देशों की करेंसी थी वो भी बरामद हुई। कुल मिलाकर अब अलग अलग खुलासे होंगे जब पुलिस सख्ती के साथ हर्षवर्धन जैन से पूछताछ करेगी और इस बात का भी खुलासा होगा क्या किसी और सरपरस्ती के नीचे हर्षवर्धन जैन ये पूरा काम कर रहा था, क्योंकि अकेले हर्षवर्धन जैन की अगर हम बात करें तो वो अकेला ये सब नेक्सस नहीं कर सकता, यानी उसके साथ और भी तमाम लोग जुड़े होंगे। जो कड़ियां हैं अब वो खुलनी बाकी हैं और उनके नाम भी सामने आने अभी बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। बिहार के सीतागढ़ी का रहने वाला कासिम पिछले 6 महीने से मेरठ के दोराला इलाके में हाईवे पर मौजूद एक शिव मंदिर में कृष्ण के नाम से अपना नाम बदलकर पुजारी बनकर रह रहा था। गांव के लोगों का और मंदिर समिति के लोगों का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से दान पात्र में रखी हुई राशि लगातार कम हो रही थी, लेकिन कासिम उर्फ कृष्ण का मंदिर के साथ लेना देना और व्यवहार इस तरीके का था कि किसी को उस पर शक भी ना हुआ। आखिरकार महाशिवरात्रि के दिन कासिम उर्फ कृष्ण की एक हरकत ने उसकी पोल खोली दी। लोगों ने कासिम उर्फ कृष्ण को मंदिर के दान पात्र में रखी राशि चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जब सख्ती से उसकी पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसका नाम कृष्ण नहीं बल्कि कासिम है और वह बिहार के सीतागढ़ी का रहने वाला है। पुलिस को सूचना देने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कासिम उर्फ कृष्ण को अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ जारी है। कासिम के ऊपर काफी सारे सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। आखिर क्यों कासिम अपनी आइडेंटिटी बदलकर शिव मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। आने वाले लोगों का यह भी कहना है कि कासिम पूजा पाठ भी किया करता था। कासिम ने YouTube की मदद से सभी तरीके के अनुष्ठान और पूजा करने की रीति और व्यवस्था को भी सीख लिया था। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, मेरठ।
साइबर जालसाजों द्वारा ग्रेटर नोएडा की एनटीपीसी सोसाइटी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और खुद को ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को जेल भेजने की लगातार धमकी देते रहे। आरोपियों द्वारा महिला को जेल भेजने की धमकी देकर उनके अलग अलग 3 बैंक खातों में से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में डलवाए। महिला को मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों की तस्करी करने के मामले में जेल भेजने की धमकी दी गई थी और साथ ही कहा था कि उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयोग किया जा रहा है। महिला के पति एनटीपीसी में अधिकारी थे, उनकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। अब महिला को जेल भेजने की धमकी देकर 10 दिन तक लगातार आरोपी बंधक बनाए रहे और इस बीच में महिला बैंक में जाकर पैसे भी ट्रांसफ़र करती रही। जब महिला द्वारा एफडी तोड़कर पैसे जमा करने की बात बैंक कर्मियों से की गई तो वहाँ मौजूद एक महिला ने उनको समझाया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है और उस महिला के द्वारा साइबर क्राइम थाने में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है जिन बैंक खातों में पैसा डलवाया गया था उनकी जाँच की जा रही है, जिन फ़ोन नंबर से या जिस आईडी से वीडियो कॉल किए गए थे उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कब तक अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। 1,15,00,000 के जो नक्सली हैं उन लोगों ने आज बीजापुर एसपी बस्तर आईजी सुंदरराज के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बड़े बड़े घटनाओं पे ये शामिल थे जिनकी भूमिका की अगर बात की जाए अलग अलग घटनाओं पे इनकी हमेशा चर्चा होती थी। बड़े नक्सली थे, बड़े कटर के नक्सली थे। जिस तरीके से फोर्स का दबाव बन रहा है नक्सली गतिविधियों की अगर बात की जाए, सर्च ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार उन इलाकों पे चलाया जा रहा है जिन इलाकों पे माओवादियों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता था। यहाँ भी एक वजह माना जा रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं 25 नक्सलियों ने आज समर्पण किया है, जिसमें एसजेडसी की अगर बात की जाए या फिर एसीएम की अगर बात की जाए या फिर एलओएस जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड होता है उसकी अगर बात की जाए, इन तमाम पद पर वो काबिज थे नक्सली। जिसमें बड़े नक्सली की अगर बात की जा रही है तो वो बड़े पद पे थे और 25 लाख के इनामी बताया जा रहे हैं। उन्होंने भी आज बस्तर आईजी पी सुंदरराज के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उसमें 25 माओवादियों ने नक्सल विचारधारा को छोड़कर मुख्य विचारधारा से जोड़ने का संकल्प लिया है और उसमें एक एसजेडसी इरफा जगदीश ने सरेंडर किया है। उसके साथ में 2 डीवीसी स्तर के जो माओवादी हैं उन्होंने सरेंडर किया है। इसी प्रकार एसीएम स्तर के 10 माओवादियों ने सरेंडर किया है और इस प्रकार कुल 1,15,00,000 के इनामी नक्सली 25 इनामी नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। न्यूज स्टेट के लिए भरत विहान, दुर्गम, बीजापुर। पंजाब में बीएसएफ की तरफ से भारत पाकिस्तान सरहद पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिस पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ की तरफ से 6 के करीब पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए गए हैं। बता दें कि भारत पाकिस्तान सरहद अमृतसर और तरनतार में देर रात ड्रोन की हलचल बीएसएफ के जवानों को दिखाई दी, जहां बीएसएफ के जवानों की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स की तरफ फायरिंग की गई। हालांकि इन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है और वही बीएसएफ की तरफ से वहां से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो नशा तस्कर हैं पाकिस्तान में बैठे वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर लगातार बीएसएफ की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और उसी के चलते ही बीएसएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके चलते ये बीएसएफ की तरफ से 6 ड्रोन्स बरामद किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। कानपुर में पटना की तर्ज पर रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। शुक्लागंज से अटल घाट तक 12 किलोमीटर के दायरे में रिवर फ्रंट विकसित होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी, इंटरटेनमेंट के साधन होंगे, पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पिकनिक स्पॉट बनाए जाएंगे। पुराने और नए घाटों को सजाया संवारा जाएगा, जिससे लोग यहां पर आएं और अपना दिन अच्छे से व्यतीत कर सकें। इसके अलावा इस रिवर फ्रंट पर साइकिल ट्रैक होगा। लोग यहां पर साइकिल चला करके गंगा के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। आपको बता दें कि 13 साल पहले रिवर फ्रंट की फाइल बनाई गई थी, लेकिन इसे दफन कर दिया गया। अब दोबारा से ये फाइल निकल करके सामने आई है और अब एक बार फिर से यहाँ पर रिवर फ्रंट विकसित करने की बात कही जा रही है। मंडलायुक्त कानपुर का कहना है कि जल्द ही रिवर फ्रंट के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम ने पटना जाकर के रिवर फ्रंट को देखा है, वहाँ से तमाम जानकारियाँ जुटाई हैं और
यहाँ बनाए जाने वाले रिवर फ्रंट का डिज़ाइन फाइनल किया जा रहा है। इस रिवर फ्रंट के बढ़ जाने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और कानपुर के स्थानीय लोगों को भी एक अच्छा स्थान मिल सकेगा जहां वह सुकून के पल व्यतीत कर सकेंगे। वीडियो जनता से फर्स्ट तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। सुबह से मौसम खुला हुआ था, लेकिन 1:30 से 2 बजे के बीच देहरादून महानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, उससे नदियां उफान पर आ गई हैं। मैं यहां पर बिंदाल नदी को आपको दिखाता हूं। बिंदाल नदी बिल्कुल एकदम शहर के बीचों बीच बहती है और इस नदी को आप देखिए, इसके एक तरफ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये पानी अभी थोड़ी देर पहले घरों में घुस गया था। अभी भी घरों की दीवारों पर ये पानी टक्कर मार रहा है। ये बिंदाल नदी है और ये आगे जाकर रिस्पना में मिल जाती है, लेकिन इस समय बहुत बड़ी आबादी जो नदी के किनारे बसी हुई है, आप देख रहे होंगे, ये इस आबादी को खतरा पैदा हो गया है। अब यहाँ पर चूँकि इतना पानी अमूमन तौर पर इस नदी में आता नहीं है, लेकिन जो पिछले 3-4 घंटे से लगातार बारिश मसूरी के नीचे के हिस्सों में और देहरादून शहर के चारों तरफ और देहरादून शहर में भी जिस तरह से बारिश हो रही है, उस हिसाब से इस बारिश का विकराल रूप आप देख सकते हैं किस तरह से ये नदी अपने रौद्र रूप में है। और ये बिंदाल नदी है और ये एक तरफ इधर कैंट का एरिया है, मिलिट्री कैंट है, दून स्कूल है और दूसरी तरफ ये देहरादून की आबादी है। और ये जो मकान नदी के किनारे किनारे बने हैं, अब ये तो मेरठ मसूरी विकास प्राधिकरण ही बताएगा, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवैध हैं, लेकिन ये इस नदी के पानी की जद में है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहाव बहुत तेज़ था, पानी की मात्रा ज़्यादा थी, अभी थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन अगर बारिश होती रही तो और आज शाम तक बारिश हुई तो रात भर यहाँ पर एक निगरानी तंत्र जिला प्रशासन को डेवलप करना पड़ेगा कि कहीं जान माल की हानि ना हो जाए। तो इस तरह से ही इस नदी से देखा जा रहा है कि किस तरह से पानी पूरी तरह से ये नदी रौद्र रूप में आ गई है, विकराल रूप धारण किया हुआ है और देहरादून शहर के बिल्कुल बीचों बीच से ये नदी बहती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ प्रबंधन केंद्र के बोट क्लब में, यानी वो बोट क्लब जिसके जरिए रेस्क्यू सर्विस की जाएगी अगर दिल्ली में बाढ़ आता है और यमुना का जलस्तर 204.5 मीटर यानी खतरे के निशान को पार कर जाता है, क्योंकि पहली बार 2025 के मानसून में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से। हालांकि अगर आज स्थिति सामान्य रही तो कल से ये पानी डाउन होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो नाव है, नाविक हैं, वो तैयार हैं। कोशिश इस बात की है कि अगर जल स्तर बढ़ता है और जल स्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस खासतौर पे जो लो लाइन एरिया है दिल्ली का, वहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि अभी जल स्तर काफ़ी कम है और अगर ये बढ़ता है तो उसकी जो तैयारियां हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से मुकम्मल करके रखी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात करके रखा गया। ये जो तमाम नाव हैं ये इस लिहाज से है कि अगर लो लाइन एरिया में पानी भरा, खासतौर पे जो आसपास के किसानों का ज़मीन है वहाँ पर अगर कुछ किसान फंस जाते हैं तो उन्हें निकालने के लिए तैयारियाँ पुख्ता तौर पे कर ली गई है। यमुना की धार भी मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं अजय किस तरीके से जो यमुना है उसकी जो वेग है वो भी पहले के तुलना में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर से यमुना का जल स्तर बीते 2 दिनों में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बारिश फ़िलहाल दिल्ली में रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल उत्तराखंड से जो बारिश हुई और ख़ासतौर पर उत्तराखंड से, उसके बाद हथनीकुंड बैराज के गेट खोले गए थे और उस गेट खोलने के बाद की स्थिति ये है कि दिल्ली सरकार की तरफ से बाढ़ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।